हेलो दोस्तों, ये है हिंदी का पार्ट 3। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा चैनल है सीजी शिक्षा 8887। आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ अभी। तो आज थर्ड लेक्चर मैं आपको अपलोड करूँगा हिंदी का। और अब तक हम भाषा के बारे में जाने, हमने भाषा का बोध पूरा क्लियर समझा। भाषा का बोध से क्या तात्पर्य है? स्पष्ट रूप से समझना भाषा को। भाषा को हमने अब तक स्पष्ट रूप से समझा। हमने अपभ्रंश देखे, अवर्ण देखे, वैदिक संस्कृत, संस्कृत के बारे में सब कुछ अब तक हिंदी का विकास क्रम देखा। एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं स्टार्टिंग से। और ये था सिलेबस। हमने देखा भाषा क्या है। भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। जब दो पर्सन एक दूसरे से बात करते हैं, इसी को हम भाषा का नाम देते हैं, है ना। भाषा कोई व्याकरण नहीं है। और पहली किताब थी व्याकरण के ऊपर तो कोई आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी थी। और फिर पतंजलि की पुस्तक महाभाष्य में सरल रूप से व्याख्या किया था आचार्य पतंजलि ने। फिर हमने देखा कि भाषा पर क्षेत्र और गुण का प्रभाव कैसे पड़ता है, भाषा के प्रकार कितने होते हैं। और क्षेत्रीयता का प्रभाव यहाँ पे हमने देखा था कि खल्टाई भाषा क्या से मिला और लरिया भाषा किससे आया। उड़िया से मिलकर छत्तीसगढ़ी और उड़िया से मिश्रण से बना उड़िया लरिया भाषा। और मराठी और छत्तीसगढ़ी का मिश्रण से बना खल्टाई भाषा। संस्कृति का मिलाप हुआ। और इसमें देखा कि हमने क्षेत्र का प्रभाव, गुण का प्रभाव देखा। ठीक है। और भाषा के प्रकार देखे हमने, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में मतलब इससे क्या तात्पर्य है? ध्वनि। और लिखित भाषा यानी ध्वनियों को दिया गया चिन्ह। एक निश्चित चिन्ह से हम जब ध्वनि को बांध देते हैं तो वह लिखित भाषा के रूप में कहलाती है ना। के बाद अपना जो नेक्स्ट था, हमने देखा कि लिपि से क्या तात्पर्य है। जब किसी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग को ही उस हम लिपि कह सकते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है ना। ये हमने देखा था। और लिपि और भाषा दोनों अलग अलग चीज है, इसमें ध्यान दीजिएगा। जो भाषा ऐसी है जो बोली जाती है, लिपि मतलब लिखना, लिखने का ढंग, किसी भाषा को लिखने का तरीका। फिर हमने यहाँ पे विकास क्रम देखा था। एक बार हम खुद से चेक कर लेते हैं इसका जो हिंदी का विकास क्रम था। पहले हमने देखा कि संस्कृत। संस्कृत से बना वैदिक संस्कृत। ये जो काल था, वैदिक संस्कृत का काल, है ना। इसमें वेदों की रचना की गई थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जितने भी वेद थे, वेदों की रचना की गई थी इस काल में। फिर यहाँ से अपने को मिला लौकिक संस्कृत। इसमें रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना हुई, है ना। तो इस काल की भाषा योगात्मक थी। शब्दों में धातु रूप सुरक्षित थे। ठीक है। उसके बाद इसके बाद अपन देखते हैं पाली भाषा। यही देखा था हमने। पाली भाषा जन भाषा, लोक भाषा, देश भाषा। क्योंकि भगवान बुद्ध इसमें उपदेश दिया करते थे, यानी लोग उस उपदेश को सुन रहे हैं तो जनता के बीच में, इसलिए लोक भाषा और जन भाषा के नाम से जाना गया। तो पाली भाषा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक भाषा। ठीक है। प्राकृतिक भाषा में हमने देखा था कि इसमें शिलालेखों की प्रथम भाषा के नाम से भी जाना गया। शिलालेखों की प्रथम भाषा। इसमें जैसे एक एग्जाम्पल है, सम्राट अशोक ने शिलालेख पे लिखवा दिए थे, अपने देश लिखाया करते थे, तो ये शिलालेखों की प्रथम भाषा के नाम से जाना गया। उसके बाद हमने देखा अपभ्रंश। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ, है ना। तो जो भाषा में बहुत परिवर्तन देखने को मिला, भाषा धीरे धीरे ढलती गई, व्याकरण में परिवर्तन देखने को मिला, स्वर में परिवर्तन देखने को मिला। इसीलिए जब संस्कृत जानते हैं कितना अच्छा व्याकरण, कितना कठिन, और विद्वान, बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, ये सब संस्कृत का उपयोग किया करते थे। उसी से हमें वैदिक संस्कृत कितना अच्छा लिखा हुआ उसमें। महाकाव्य जैसे महाभारत, महाभारत और रामायण जैसी महाकाव्य यहाँ पर हुई। फिर पाली भाषा भगवान बुद्ध दे रहे हैं उपदेश, मतलब स्तर अच्छा था, उस समय परिवर्तन कम थे।
पर जैसे-जैसे नीचे अपभ्रंश तक पहुँचा तो बहुत सारे परिवर्तन हुए और शब्दों में उलट-फेर हुआ और व्याकरण और स्वर में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। ये अपभ्रंश का काल माना जाता है और अपभ्रंश को ग्राम्य भाषा के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद हमने देखा अवहट। हाँ, अवहट, ठीक है। अवहट में हमने देखा कि जो भी इस टाइम पे ये हिंदी और अपभ्रंश के बीच का ये समय था अवहट, है ना? इसमें तेज़ी से परिवर्तन हुआ हिंदी भाषा में, ठीक है? और इसे अवहट केवल एक भाषिक शैली नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र भाषा है, ठीक है? उसके बाद हमने देखा हिंदी का, यही था पूरा विकास क्रम। हमने ये सब कुछ एक बार चेक कर लिया, जो भी मेरे लेक्चर नहीं सुने वापस जाके मैंने डिटेल में समझाया, वहाँ से आप एक बार चेक कर सकते हैं। फिर हमने ये सब देखा था पाली भाषा का, इसे ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था, पाली भाषा को भगवान जो बुद्ध उपदेश दिया करते थे, इसी में बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई, मिलिंद प्रश्न नामक ग्रंथ लिखा गया पाली भाषा में, है ना? उसके बाद अपभ्रंश के बारे में मैंने आपको बताया। तो एक मानक भाषा के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मानक कोई भाषा, कोई बोली मानक भाषा कैसे धारण करती है, उसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहले वो बोली के रूप में होती है, बोली मतलब ग्राम में यूज़ कर रहे हैं, शब्दों का भंडार सीमित है ना? शब्दों का भंडार सीमित है। उसके बाद जब बोली भाषा के रूप में आती है तो धीरे-धीरे इसमें व्याकरण देखने को मिलता है। व्याकरण के साँचे में ढलती है भाषा, ठीक है? बोली मतलब लोकल क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है उसको बोली का नाम दिया जाता है। उसके बाद धीरे से वो भाषा का रूप जो धारण करती है, फिर वैसे ही हिंदी धीरे-धीरे मानक भाषा का रूप धारण करेगी, ठीक है? तो भाषा से मानक भाषा का मतलब उच्च स्तर की भाषा, जहाँ सामाजिक और जो भी प्रशासनिक कार्य, कानून कार्य जहाँ पर भी कार्यालयों में यूज़ होता है, वो मानक भाषा का उपयोग होता है, ठीक है? तो इसे क्षेत्र बढ़ता गया, सामाजिक, भौगोलिक क्षेत्र ये ऑक्यूपाई करते गया भाषा, भाषा से फिर बना मानक भाषा। तो ये सब 3 स्टेजेस हैं, मैंने पहले भी अपने लेक्चर में बताया, तो वहाँ से रेफर कर सकते हैं, ठीक है? अपभ्रंश, अवहट मैंने सबको आप चीज़ बता चुका हूँ। अ, आगे बढ़ते हैं, फिर हमने देखा 7 अपभ्रंशों के बारे में, पेशाची से मिला पंजाबी, शौरसेनी अपभ्रंश से मिलता है मारवाड़ी और खड़ी बोली। तो ये जो अपभ्रंश थे हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, आप सब जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं कि वो सब अपभ्रंश कैसे आए, ठीक है? उसके बाद भ्राचड़ से मिला सिंधी, मागधी अपभ्रंश से मिलता है असमी, नेपाली, बंगाली बंगाली और भोजपुरी और मैथिली। यहाँ से मिलता है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश जहाँ मराठी, अर्ध-मागधी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, छत्तीसगढ़ी का जो है ये इसी भाग का हिस्सा है ना, बघेली, अवधी और अर्ध-मागधी का, ठीक है? छत्तीसगढ़ी, बघेली और अर्ध-मागधी का हिस्सा है, अवधी अर्ध-मागधी अपभ्रंश का हिस्सा है। और ये जो खस अपभ्रंश ये जो है, यहाँ से हमें खस, पहाड़ी बोली और गढ़वाली तीनों मिलते हैं यहाँ से। यहाँ से एक और हमें भाषा देखने को मिलता है, कुमायूनी। आप लिख सकते हैं कुमायूनी। ये पहाड़ी उपभाषा है, ठीक है? भाषा की उपभाषा है ये सब, इन्हीं को अपभ्रंश कहा जाता है, ठीक है? अपभ्रंश में ही के अंतर्गत ये सारे चीज़ आते हैं, जितने भी 7 अपभ्रंश थे, ठीक? फिर जो शौरसेनी अपभ्रंश है, वो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ये जो अपना शौरसेनी अपभ्रंश है, इसमें ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक और भ्राचड़ से निकला सिंधी और जो गुजराती उस यहाँ पे गुजराती बोला जाता है, ठीक है? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से निकला मराठी, अर्धमागधी से निकलता है छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी, है ना? और पहाड़ी जो उपभाषा है आपको यहाँ देख सकते हैं, खस, पहाड़ी, गढ़वाली, कुमायूनी, ये यहाँ की इस अपभ्रंश का भाग है, ठीक है? तो अब धीरे से अपन लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद देखे थे कि पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में शौरसेनी आता है, पूर्वी हिंदी में मागधी और अर्धमागधी का हिस्सा आता है ना? खड़ी बोली के बारे में हमने जाना था कि खड़ी बोली
का मूल नाम क्या है? कौरवी। ठीक है, हिंदी का मानक स्वरूप है खड़ी बोली। ठीक है, मानक से क्या तात्पर्य है? इसकी विशेषता और मार्गदर्शिता, जो मार्गदर्शिता इससे पता चलती है, हिंदी की खड़ी बोली से पता चलती है। इसलिए इस हिंदी का मानक स्वरूप खड़ी बोली को माना जाता है। विभाषा से हम समझे थे कि एक क्षेत्र पे सामान्य बोलचाल, ठीक है, साहित्य आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषाओं को हम विभाषा कहते हैं। और हिंदी क्षेत्र की प्रमुख भाषाएं क्या थी? ब्रिज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली। तो ये कुछ मुख्य बोलियां थी उस आ, हिंदी क्षेत्र की। ठीक है, इसको आगे अपन हमने देखा था, ये अपभ्रंश का रिकॉल किया था हमने, वापस कैसे समझा था ये हमने फिर देखा था। इसके बाद मैं आ जाता हूँ, ठीक है, ये अब भारत यूरोपीय भाषा परिवार के बारे में हमने समझा था कि ये जो भारत यूरोपीय है, भारत धन यूरोपीय से मिलके बना है। तो बोल सकते हैं हम भारत धन यूरोप। ठीक है, ये जो भारत यूरोपीय भाषा के कुछ समूह थे, इसके कुछ मेंबर थे। अब जब दो लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, जैसे आप अपने दोस्त से मिलते हो, तो कुछ ना कुछ गुण, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, स्किल आप एक दूसरे से शेयर कर, मतलब सीख जाते हो। और उसके जो वर्ड्स हैं कैप्चर करते हो उससे। तो उस समय भी ऐसा ही हुआ कि जो हमने अंग्रेजी से कुछ शब्द लिए, रूसी से लेन देन हुआ। सिंपल अगर बोला जाए तो लेन देन। ठीक है, दो लोग के बीच में लेन देन, तो इन समूह में आपस में लेन देन हुआ। हमने अंग्रेजी से कुछ शब्द लिए, रूसी से कुछ शब्द लिए, प्राचीन से फारसी से कुछ शब्द लिए। ठीक है, तो जर्मन, नेपाली, जैसे पंजाबी से हमने गल्प शब्द नामक एक शब्द लिया। ठीक है, गप। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं इसके आगे, जो अपभ्रंश से मिलकर बना हिंदी। ठीक है, खड़ी बोली। खड़ी बोली का मूल नाम कौरवी है। ठीक, आज की हिंदी मूलतः कौरवी पर आधारित है, ये भी हमने देखा था। और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने, प्रैक्टिस किए थे, आप वहां से मेरे लेक्चर से चेक करिएगा ताकि आपको आसानी हो, है ना। और अब थोड़ा सा व्याकरण के बारे में समझते हैं। मैं इतने देर से रामायण रामायण और वैदिक संस्कृत में व्याकरण का उल्लेख कर रहा था। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भाषा का शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, समझना जानते हैं, वही क्या है? व्याकरण है। ठीक है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध स्वरूपों एवं शुद्ध प्रयोगों का ज्ञान होता है। ठीक है, व्याकरण से हमें क्या मिलता है कि हमें उस जो शब्द है और जो भाषा है, वो जो वाक्य है, कैसे लिखना है, उसका उपयोग कैसे करना है, उसका शुद्ध स्वरूप क्या है। ठीक है, व्याकरण वह भाई एक शास्त्र है। ठीक है, तो हम ये भारत यूरोप पहले देख चुके हैं। और परिनिष्ठित से क्या तात्पर्य है? बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है, तब वह परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। और परिष्कृत का हिंदी अर्थ क्या है? साफ किया, शुद्ध किया। यहाँ पे लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन आया था, भाषा के आदर्श रूप को कहा जाता है परिनिष्ठित भाषा, मानक भाषा, दोनों। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, और आपको एक ऑप्शन देना चाहिए था यहाँ पर, एक एवं दो। ठीक है, जो क्वेश्चन था भाषा के आदर्श रूप को, आदर्श रूप कैसे पता चलेगा? परिनिष्ठित भाषा, परिनिष्ठित का अर्थ क्या है? जब व्याकरण को शुद्ध, जो हम उससे समझते हैं कि व्याकरण का शुद्ध रूप कैसा हो सकता है, उसका उस किससे पता चलता है? हमको व्याकरण से पता चलता है। और मानक भाषा क्या होता है? उच्च स्तर में यूज होने वाला जो भाषा है। तो मैंने आपको बताया था कि भाषा शुरुआती कैसी रहती है? बोली, फिर वो भाषा, मानक भाषा। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसको डिटेल में आप वहां जाके देखिएगा। तो बोली का स्तर थोड़ा नीचे, व्याकरण सांचे में ढलने लगा, ये उच्च स्तर में यूज होने लगा। ये भौगोलिक क्षेत्र, इसका सामाजिक क्षेत्र बढ़ता गया। ये भंडार सीमित है, थोड़ा सा भंडार बढ़ा। अब यहाँ पे व्याकरण का उल्लेख बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि किसी भाषा का आदर्श रूप क्या है, तो मानक भाषा है। और परिनिष्ठित का अर्थ है कि शुद्ध रूप से जो व्याकरण को, बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है, जब बोली को क्या कर रहे हैं? व्याकरण से परिष्कृत। जब बोली में क्या, जी ये तो हमारी बोली है,
बोली में सबसे ज्यादा क्या काम कर रहा है? व्याकरण का खेल है। तो जब व्याकरण इसमें आता है तो क्या है, भाषा शुद्ध हुई, शुद्ध स्वरूप, सुधार सुधार देखने को मिला बोलियों में, लिखने के तरीका में, तो वही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे ये ऐसा पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आज हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा थर्ड है, आज हम पढ़ेंगे विश्व में भाषाओं का वर्गीकरण कैसा हुआ, है ना। जो भाषाएं थी अलग अलग, उसका समूह में बांटा गया, हमारे अलग अलग वर्गों में कैसा बांटा हुआ, उसको कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं, ये टॉपिक बस आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्वेश्चन उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता, बट हम लोग, हमारा पढ़ना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि अब एग्जाम का कहाँ से आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, हम नहीं जानते। तो बस थोड़ा सा जान लीजिए। पूरे संसार में भाषाओं का वर्गीकरण कई आधारों पर हुआ। जैसे महाद्वीप के आधार पर एशियाई भाषाएं, यूरोपीय भाषाएं, अफ्रीकी भाषाएं। तो अलग अलग महाद्वीप थे, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, ये यूरोप का सेक्शन, ये अफ्रीका। तो अलग अलग जो एशियाई भाषाएं और यूरोपीय भाषाएं, अफ्रीकाई भाषाएं, महाद्वीप अलग अलग के अलग वर्गों में बांट दिया गया। अब धर्म के आधार पर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों के आधार पर, ये जो काल और भाषाओं की आकृति है, यहाँ से आप देखेंगे काल यानी प्राग ऐतिहासिक भाषाएं, प्राचीन भाषाएं, मध्ययुगीन भाषाएं, आधुनिक भाषाएं। ठीक है, प्राचीन भाषाएं, और यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉमा लगा लेते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक भाषाएं, प्राचीन भाषाएं, मध्ययुगीन भाषाएं, आधुनिक भाषाएं। अब परिवार के आधार पर हमने देखा था भारोपीय परिवार, भारत, धन, यूरोपीय वाला सेक्शन। इसमें कुछ समूह समूह के मेंबर थे, जैसे अंग्रेजी, प्राचीन फारसी, ठीक है, और जर्मनी, नेपाली। तो ये अलग अलग समूह थे, तो हम कुछ कुछ शब्द दूसरे भाषाओं से भी हमने लिया, तो हम आगे जाके पढ़ेंगे वो शब्द क्या थे। ठीक है, प्रभाव के आधार पर देखते हैं तो संस्कृत प्रभावित भाषाएं और फारसी प्रभावित भाषाएं। प्रभाव पड़ रहा है, यानी किसी भाषा के ऊपर दूसरी भाषाओं का प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव पड़ने से हम, मतलब वहां के शब्दों को हम यूज कर रहे हैं हमारी भाषा में, जबकि वो हमारा है नहीं। वो वो मूल शब्द किसी और भाषा का है। ठीक है, तो जैसा कि चश्मा, हम लोग चश्मा बोलते हैं, तो चश्मा जो है फारसी शब्द है, उसका मूल कहीं और है। उस शब्द को हमने ग्रहण किया और हम अपने अ, जीवन में उपयोग करते हैं, अपने जो, उसको अपन डेली यूज में जहाँ जो भी, तो अपन इस शब्द का यूज करते हैं दिनचर्या में, है ना। अब भाषाओं की आकृति के आधार पर अब देखने वाले अपन भाषा की आकृति। तो जो संस्कृत भाषा थी वो योगात्मक भाषा है। योगात्मक से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? ठीक है, जिन भाषाओं में पद रचना मूल शब्दों के साथ प्रसर्ग एवं प्रत्यय, प्रसर्ग एवं प्रत्यय जोड़कर की जाती है, ऐसी भाषाओं को अपन क्या कहते हैं? योगात्मक भाषा कहते हैं। क्या जुड़ रहा है? जब कोई भाषा के पद या रचना मूल शब्दों में प्रसर्ग एवं प्रत्यय जुड़ रहा है, तो ये क्या है? योगात्मक भाषा है। अब जिसमें ये प्रसर्ग और प्रत्यय नहीं होगा वो क्या कहलाएंगी? अयोगात्मक भाषाएं कहलाएंगी ना, अयोग्यात्मक भाषाएं। जैसे आप देख सकते हैं, योगात्मक भाषाएं उसे, अयोग्यात्मक भाषा उसे कहते हैं जिसमें प्रकृति प्रत्यय जैसी कोई चीज ही नहीं होती, यानी इसमें कोई व्याकरणिक का मतलब खेल ही नहीं है ना, जैसा है वैसा। ठीक, अब ठीक, हम समझेंगे प्रसर्ग और प्रत्यय को डिटेल में। प्रत्यय वो जो शब्द है, प्रतिधन अय से मिलके बना है प्रत्यय। प्रति का अर्थ होता है साथ में चलने वाला, और अय का अर्थ होता है बाद में चलने वाला। जैसे अपना एक शब्द है, इसमें जोड़े प्रत्यय का एक शब्द पन, तो ये कहलाया अपनापन। ठीक है? और प्रसर्ग, प्रसर्ग ये ऐसे अक्षर हैं जिस जो किसी शब्द के बाद आते हैं और कोई विशेषता लाते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, आप ने को हटा दो और राम पुस्तक पढ़ी, तो आप समझ सकते हैं, एक जो ये ने शब्द है, कर्ता की विशेषता बता रहा है यहाँ पर, एकदम स्पेशल, स्पेसिफिक विशेषता बतला रहा है। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट प्रेल जो ये है हमारे लिए, प्रसर्ग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है,
प्रसर, ठीक है। तो ये वे अक्षर हैं जो किसी शब्द के बाद आते हैं और कोई विशेषता लाते हैं, ठीक है। अब कारक, कारक से क्या तात्पर्य है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम। अब संज्ञा सर्वनाम अपन जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है संज्ञा और सर्वनाम। किसी वस्तु या चीज, किसी के, अगर किसी वस्तु का नाम को क्या कहेंगे अपन? संज्ञा कह सकते हैं। किसी स्थान के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कह सकते हैं। तो जो, ठीक है, उस वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, अब जैसे कोई भी शब्द, आप कोई भी वस्तु का नाम रख लीजिए, ठीक है। अब जो कारक है, किसका संबंध बोध करा रहा है? बोध का मतलब स्पष्ट परिचय देना, समझा रहा है। संज्ञा और उस वाक्य के अन्य शब्दों, कोई वाक्य है उनके अन्य शब्दों के बीच का संबंध बोध कराता है, उसको क्या कहते हैं अपन? कारक, ठीक है। संज्ञा और उस वाक्य के अन्य शब्दों के बीच का जो संबंध का बोध करा रहा है, स्पष्ट करा रहा है, समझा रहा है, ठीक है, उसी को अपन क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, ठीक है। बोध का अर्थ किसी चीज को स्पष्ट और स्पष्ट रूप से समझना बोध कहलाता है, ठीक है। अब जो, वापस अपन अपने भ्रंश पे आ जाते हैं, जितने अपने भ्रंश थे, तो उसमें हमने देखा था कि शौर्य सैनी अपभ्रंश वाला, आप एक बार हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से अपभ्रंश देखे थे, ठीक है। हमने पहला ऊपर यहाँ पे देखा था पैशाची, पैशाची पंजाबी, ठीक है। फिर शौर्य सैनी देखा था जस्ट उसके नीचे, शौर्य सैनी अपभ्रंश, क्या देखा था आपने? शौर्य सैनी अपभ्रंश, ठीक है। यहां से अपने को क्या मिला था? खड़ी बोली और मारवाड़ी, ये देखने को मिला था। अब जस्ट थोड़ा सा नीचे आए थे अपन, आप यही सीक्वेंस में याद कीजिएगा जैसा आपको बनता है, लेकिन याद करना इंपॉर्टेंट है। सबको याद करने का टेक्निक अलग होता है, हमें बस समझना है कि कहाँ से क्या आया था, ठीक है। फिर जो भ्राचड़ है, भ्राचड़, यहाँ से हमको क्या मिला था? सिंधी भाषा मिला था। भ्राचड़ पैशाची से सिंधी भाषा, ठीक है। ये थोड़ा सा अपन नीचे आए तो महाराष्ट्री, हाँ, राष्ट्री, मराठी मिला। ये अपभ्रंश अपने कितने हो गए? एक, दो, तीन और एक, चार। जो पांचवा था मैंने मागधी का बताया था, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्पेस था। तो आसामी, नेपाली, आसामी, नेपाली, भोजपुरी, ठीक है, मैथिली और बेंगली, बंगाली, ये देखने को मिला। छठवा था अर्धमागधी, अर्धमागधी, यहाँ से हमको देखने को मिला छत्तीसगढ़ी। आप मेरे साथ मन में एक बार रिकॉल कीजिए, आपके लिए इजी होगा, ठीक है, कि आप कितना याद है आपको। छत्तीसगढ़ी, अवधी, और क्या था? बघेली। और जो पहाड़ी अपभ्रंश था, यहाँ पे जो सातवां खस, यहाँ से मिलता है खस भाषा, पहाड़ी बोली ना, पहाड़ी बोली, और क्या था? गढ़वाली, और कुमायूनी, क्या था? कुमायूनी भाषा, यहाँ जो बोली थी, ठीक है। अब
ये जो मैं अपभ्रंश को टिक मारता हूँ, अपभ्रंश को के सामने इससे डॉट लगाता हूँ। ये अपभ्रंश था, शौरसेन ये अपभ्रंश था, ठीक है। राजड़ एक अपभ्रंश था, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश था। ये मागधी वाला था ना, मागधी, ठीक है। और ये अर्ध मागधी वाला अपभ्रंश, और ये पहाड़ी वाला अपभ्रंश क्या था, जो खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश। ये 7 अपभ्रंश हमने देखे थे, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ कभी कभी पूछता है ये कौन सी भाषा किस अपभ्रंश है। अब एग्जाम का लेवल इतना बढ़ चुका है कि कहाँ से क्या पूछेगा नहीं पता। तो जो ये, आप यहाँ पे अपन एक सेक्शन डिवाइड कर लेते हैं। इसको अपन कौन सा कलर ले लें, ये कलर ले लेते हैं, ठीक है, रेड ले लेते हैं। इसको आप एक प्लस साइन बनाइए। इस तरफ जो थी, पूर्वी बोल सकते हैं अपन, पूर्वी, पश्चिमी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बोलियां थी, ठीक है, यहाँ पे जो पश्चिमी हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ, यहाँ से पता चलता है। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं ना कि शौर सैनी अपभ्रंश से खड़ी बोली, मारवाड़ी, ये सब हमको देखने को मिला। और इसमें एक आता है हरियाणवी। अब इसमें जो हरियाणवी को बांग बांगरू के नाम से जाना जाता है, बांगरू, हरियाणवी को, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और पश्चिमी हिंदी में ब्रज को देखने को मिला, कन्नौजी देखने को मिला, बुंदेली देखने को मिला, और खड़ी बोली देखने को मिला। तो इसको आप, बुंदेली बुंदेलखंड क्षेत्र पे बोली जाती थी, ये तो आप सब जानते ही होंगे। तो यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं, ताकि आप जब नोट्स देखें या लेक्चर देखें तो ये रोंगरू के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो डिजिटल में तकलीफ होता है लिखने में, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ, ये सब आप देख चुके हैं। पूर्वी हिंदी 3 शाखाएं थी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ तक आप रिवीजन कीजिएगा, मैं यहाँ तक बता दिया हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट 3 था, ठीक है। स्टार्टिंग से मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और आपको सब बताया था कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा का कैसे होता है। एक बच्चे का एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, जब एक दूसरे के, जब एक दो दो पर्सन एक दूसरे के भाव या विचार शेयर करते हैं, तो उसी को हम भाषा कहते हैं। ये बस एक रिवीजन था पार्ट 3 हमारा, ताकि आप कहाँ तक याद है आपको उसके ऊपर देखेंगे। फिर हमने गुण और प्रकार देखे, फिर भाषा का हमने देखा, ठीक है, कैसे मौखिक भाषा के मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है ना। उसके बाद देखा हमने लिपि या लिखन प्रणाली कैसी होती है। जो लिपि है, आप इसमें ध्यान दीजिएगा, लिखने का तरीका को ही लिपि कहा जाता है, किसी भाषा को लिखने का तरीका, और इसमें कुछ उतना देखने को नहीं मिलेगा। हिंदी का विकास क्रम, संस्कृत, फिर वैदिक संस्कृत, वेदों की रचना हुई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, जो बड़े बड़े अपने, जो अब अथर्ववेद, सामवेद जो भी थे, यही यही देखने को मिलता है। और लौकिक संस्कृत में महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की हुई है ना। और पाली भाषा, ये अपने को देखने को मिलता है बौद्ध से रिलेटेड, बुद्ध, जो भगवान बुद्ध थे, उपदेश दिया करते थे। प्राकृतिक शिलालेखों की प्रथम भाषा अपभ्रंश, मैं आपको इसलिए रिवीजन करा रहा हूँ कि इसके आगे फिर ये कहीं स्किप ना हो जाए, ठीक है। फिर अवहट को देखने को मिला है हिंदी से पहले, फिर अपभ्रंश जो बिगड़ा हुआ गिरा हुआ। पाली भाषा के बारे में हमने देखा, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ देखा, ठीक है। कुल 7 अपभ्रंश थे। मानक भाषा क्या होता है मैंने आपको समझाया है अच्छे से, ठीक है। बोली, बोली पहले तो बोली होता है, उसके बाद फिर भाषा, भाषा के बाद मानक भाषा, को डिटेल में मैंने समझाया है। फिर हमने क्वेश्चन देखा था, मैंने आपको बताया है कि कभी भी क्वेश्चन को आप एक बार ऑप्शंस डायरेक्ट ना पढ़े, क्वेश्चन पढ़े, उस क्वेश्चन के ऊपर आपका क्लैरिटी कितना अच्छा है उस पर ध्यान दें, उसके बाद आप ऑप्शंस पे जाए। कभी कभी क्या होता है कि आप इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं और इतने सारे चीजों को याद दिमाग में रखते हैं,
अचानक से ऑप्शंस में आप उलझ ना जाए, ठीक है। एक बार आप टॉपिक क्वेश्चन पढ़ के टॉपिक क्लियर कर, मतलब एक बार रिकॉल कर लीजिए क्या था उस टॉपिक में, तो आप ऑप्शन पढ़ने के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आपके लिए बेनिफिट है ना। क्योंकि ये जो सीक्वेंस वाले हैं ये बहुत यहीं पे ही फंसता है, और एक नंबर तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमने देखा 7 अपभ्रंश थे। अपभ्रंश में देखा हमने पहाड़ी, ये जो खस अपभ्रंश, ठीक है, खस अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, उसके बाद शौरसेनी अपभ्रंश, राचड़ अपभ्रंश, तो मागधी, महाराष्ट्री, अर्ध मागधी, ये सब हमने देखा। पूर्वी हिंदी में क्या आता है, पश्चिमी हिंदी में क्या आता है हमने देखा। खड़ी बोली का मूल नाम कौरवी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदी का मानक स्वरूप भी खड़ी बोली को माना जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रमुख बोलियां थी हिंदी क्षेत्र की, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी और मैथिली, है ना, ये सब कुछ थे। और भारतीय यूरोपीय समूह क्यों कहा जाता है, ये हमने देखा। अपभ्रंशों से मिलकर बना हिंदी, तो हिंदी हिंदी भाषा है, क्या है, अपभ्रंशों से मिलकर बना हिंदी, ये हमारे लिए अच्छे से याद रखना है, ठीक है। मानकीकरण के 3 सोपान, खड़ी बोली का मैंने एमसीक्यू भी आपके लिए जो भी क्वेश्चन थे सब ऐड किया ताकि आप एक बार रिवीजन कर सकें। अब यहाँ पे निम्न में से कौन सी पूर्वी हिंदी बोली नहीं है, ऐसा दे देता है क्वेश्चन में, आप इसको अच्छे से को देखिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना रहे। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, व्याकरण से होता है, ठीक है। लिपि, जो लिपि का अर्थ है ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप है। भाषा के आदर्श रूप, परिनिष्ठित का, भाषा का मैंने परिनिष्ठित का अर्थ आपको समझाया था। व्याकरण को शुद्ध स्वरूप जो जिससे मिलता है, परिकृषित किया जाता है, ठीक है, शुद्ध साफ किया जाता है, उसी को ही परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। व्याकरण से एकदम समझ रहे हो ना। तो फिर उसके बाद मानक भाषा, फिर व्याकरण क्या होता है ये देखा हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो शब्द और वाक्य है, शब्द और वाक्य के शुद्ध स्वरूपों एवं शुद्ध प्रयोगों का ज्ञान होता है इसमें, ठीक है। अब ये जो परिनिष्ठित था ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, तो आप बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तो वह परिनिष्ठित कहलाती है, ठीक है। परिष्कृत का अर्थ साफ किया या शुद्ध किया हुआ, ठीक है। आप इसको देखिएगा। विश्व में भाषाओं का वर्गीकरण देखा हमने, महाद्वीप के आधार पर, धर्म के आधार पर, काल के आधार पर, और ये हमने अब तक परिवार के आधार पर और प्रभाव के आधार पर, ठीक है। जो परिवार के आधार पे था, भारतीय परिवार, द्रविड़ भाषाएं, चीनी भाषाएं, प्रभाव के आधार पर संस्कृत प्रभावित भाषाएं और फारसी प्रभावित भाषाएं, ठीक है। चीज को अच्छे से देखिएगा। अपन जो शब्द लेन देन हुआ था उसको आगे जाके पढ़ेंगे। योगात्मक से क्या तात्पर्य है, प्रसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और योग्यात्मक, अयोग्यात्मक भाषा किसे कहते हैं, जिसमें कोई प्रसर्ग प्रत्यय के नाम का चीज ही नहीं होता, ठीक है, शब्दों में कोई परिवर्तन ना, तो कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। किसी शब्द के पीछे अगर कोई शब्द जोड़ा जाता है ना, और उसका अर्थ चेंज हो रहा है, तो वही योगा अपनी योगात्मक वाली देखा जा सकता है इसमें, है ना। यहाँ पे हमने देखा था एग्जाम्पल, ठीक है। और ये जो पश्चिम हिंदी का विकास, अपभ्रंश कहाँ से हुआ, सब देख सकते हो। हरियाणी को बांगरू कहा जाता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके आगे हम लोग से संवैधानिक दर्जा कैसे प्राप्त हुआ हिंदी को, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।